आज बेटा इसमें एक रिएक्शन पढ़ते हैं छोटी सी, रिएक्शन विद अमोनिया। एल्डिहाइड की और फॉर्मेल्डिहाइड की पढ़ेंगे। रिएक्शन विद अमोनिया। देखो एल्डिहाइड जो होंगे ये रिएक्ट करेंगे अमोनिया के साथ, तो सीधा ये याद रखना, बस इसमें यही ध्यान रख लेना, दिस इज अमोनिया। NH2Z की तरह, NH2Z की तरह यहाँ से वाटर निकालना और प्रोडक्ट बना देना, बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको। ये बन जाएगा इमीन। लेकिन मेन इसमें फॉर्मेल्डिहाइड वाली रिएक्शन है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये अमोनिया से रिएक्ट करके और एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन, तो यूरोट्रोपिन के बारे में पूछ लेते हैं। यूरोट्रोपिन, और यूरोट्रोपिन क्या है? एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक है ये। एंटीसेप्टिक यूरोट्रोपिन। और यूरोट्रोपिन जो बनता है वो क्या होता है? CH2 6 यानी हेक्सामिथाइलिन एंड टेट्राअमीन N4 प्लस 6H2 ये बनाते हैं। तो ये कितने ले यहाँ पर? 6 और ये 4। और जो यूरोट्रोपिन बनता है, दिस इज यूरोट्रोपिन। ये जो यूरोट्रोपिन बनता है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखिए। यूरोट्रोपिन का जो स्ट्रक्चर आएगा बेटा वो कैसे आएगा? यहाँ पे अल्टरनेट नाइट्रोजन और CH2 ग्रुप रख देंगे हम। CH2 ग्रुप और नाइट्रोजन को अल्टरनेट, CH2N CH2N N CH2 जस्ट ए मिनट, 4 आएंगे इसमें। CH2 CH2N ये आएंगे इसमें। और फिर यहाँ पे एक CH2 जो होंगे ये N, इनकी बैलेंसी अभी 2 ही है ना, तो ये देखिए ये CH2 ये नाइट्रोजन, फिर इसके साथ CH2 ये जो N है यहाँ पर ये दिखा दो, दिस इज CH2 एंड विद दिस N, होगी सबकी बैलेंसी पूरी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन। CH2 और N जो है अल्टरनेट वे में रख दो आप, अल्टरनेट वे में रिंग के अंदर। तो इस रिंग में कितने आ गए? 4 तो नाइट्रोजन आ गए और 4 CH2 आ गए, और फिर 2 ये नाइट्रोजन जो है ये CH2 से जुड़ जाए, यानी हर एक नाइट्रोजन 3 CH2 से जुड़ा हुआ है। ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं। और यूरोट्रोपिन जो है ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक होती है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन इसको कह देते हैं। बाकी एरोमेटिक वगैरह कैसे रिएक्ट करते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, हम ज़्यादा उसमें जाएंगे भी नहीं। नेक्स्ट लेकर के चलते हैं हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अराइल ग्रुप। अगर आप ये लेके चलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन लेके चले, यहाँ पर H या R लगाएं, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे तो आपको ये पता है कि ये वाला ग्रुप जो होगा ये क्या है। ये जो ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है ये वाला ग्रुप C⋯OR ले या H ले, ये ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या करेगा? ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिंग को क्या करेगा? डीएक्टिवेट। तो डीएक्टिवेटिंग
एंड मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग है ये वाला ग्रुप। रिएक्शन कौन सी दिखाएगा? हैलोजिनेशन दिखाएगा, नाइट्रेशन दिखाएगा और सल्फोनेशन दिखाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सल्फोनेशन। लेकिन ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती हैं वो नहीं दिखाते ये। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होंगी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप इसका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं दिखाते हैं। और दूसरा यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है, ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो हम यूज़ करते हैं इनके अंदर एज ए कैटलिस्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में, उनके साथ भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। तो यह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं दिखाएंगे। रीज़न क्या आ गया? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग। और दूसरा आप कह सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो इसकी वजह से जो एरोमेटिक कीटोन हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो रिएक्शन कौन सी दिखाएंगे? हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो अगर नाइट्रेशन का अगर लेके चलें, तो अगर नाइट्रेशन आप दिखा रहे हैं, सपोज आप ये लेके चल रहे हैं, CO यहाँ पर H कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजल डिहाइड। R कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? R यहाँ पर करेंगे तो एक कीटोन आ जाएगा। RCH3 कर दिया तो एसीटोफिनोन आ जाएगा। अगर इसका हम करते हैं नाइट्रेशन विद कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका? मेटा प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है। और यहाँ मेटा पे क्या लग जाएगा? NO2 प्लस क्या निकल जाएगा? H2। अब यहाँ पर जनरली क्या होता है, बेंजल डिहाइड जब यूज़ करेंगे तो उसमें इल्ड हमें पुअर ही मिलती है, क्योंकि बेंजल डिहाइड जो होगा उसको क्या करेगा? जो कंसनट्रेटेड HNO3 है वो बेंजल डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड में भेज देगा। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल बेंजल डिहाइड के ऑक्सीडाइज होकर के बेंजोइक में चले जाएंगे, तो इल्ड जो मिलेगी वो पुअर मिलती है, 50% तक ही मिलती है। अब इसी तरह सल्फोनेशन करें तो इसका सल्फोनेशन करेंगे तो किसके साथ करेंगे? H2SO4 कंसनट्रेटेड, इसके साथ हीट कर दो तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको? वही मेटा सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो सकता है, R हो सकता है। R जैसे यहाँ पर CH3 ले लो तो एसीटोफिनोन हो जाएगा, और ये क्या लग जाएगा यहाँ पर? SO3H, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका अगर मान लो यहाँ CHO ग्रुप है तो इसका भी पीसी क्या आ जाएगा? 1 2 3, 3 पे क्या लग गया? फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये कह देंगे, ये आ जाएगा इसका। और मान लो यहाँ पर अगर COCH3 है, ये C और R की जगह CH3 ग्रुप लग गया तो क्या आ जाएगा? मेटा, और ये ग्रुप क्या होगा? एसिटाइल, मेटा एसिटाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बन जाएगा इसके अंदर सल्फोनेशन से। अब बात करते हैं नाइट्रेशन, इसकी हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन, अगर एसिटोफिनोन को हम ट्रीट करते हैं, एसिटोफिनोन को हम ट्रीट करें Br2 से, ब्रोमीन से, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और ये कैसा आएगा? एक्सेस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? मेटाब्रोमो एसिटोफिनोन, ये आ जाएगा मेटाब्रोमो एसिटोफिनोन। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है? इनफैक्ट
यहाँ पर हमने किया न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, यानी कि जो बेंजीन रिंग है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हमने हेलोजन से। तो यहाँ न्यूक्लियर हेलोजिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है कैरी आउट करना एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में, क्योंकि साइड चेन हेलोजिनेशन बहुत जल्दी से होता है इनके अंदर। साइड चेन हेलोजिनेशन बहुत जल्दी होता है। फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड है, अगर इसको ट्रीट करें क्लोरीन से एट लो टेम्परेचर, कोल्ड में अगर ट्रीट करें लो टेम्परेचर पे, तो यह यहाँ पर बना देगा ये वाला जो हाइड्रोजन है साइड चेन में, जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये हेलोजिनेट हो जाए। अगर ये देगा COCl बेंजोइल क्लोराइड प्लस HCl, बेंजोइल क्लोराइड बना देगा। इसी तरह अगर एसिटोफिनोन है आपके पास, एसिटोफिनोन को अगर ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ इथरल सॉल्यूशन के अंदर, इथर में 273 केल्विन पे, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसकी बहुत स्मॉल अमाउंट है, कैटालाइटिक अमाउंट है, कैटालाइटिक अमाउंट यानी वेरी स्मॉल अमाउंट, कैटालाइटिक अमाउंट में। तो ये भी क्या करेगा, जो साइड चेन है उसका ब्रोमिनेशन कर देगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, COCS2Br प्लस HBr, ये मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें न्यूक्लियर हेलोजिनेशन की बजाय साइड चेन हेलोजिनेशन बहुत फास्ट होता है। और अगर आपको न्यूक्लियर करवाना हो हेलोजिनेशन, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन करवाना चाहते हो, न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन करवाना चाहते हो, तो एसिटोफिनॉन को ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, तब इसमें न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन होता है, और तब यहाँ पर मेटाब्रोमो एसिटोफिनॉन मिलता है। So this is all about the electrophilic substitution reaction in aromatic aldehyde and ketones. नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपका लेके चलते हैं भाई यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड किन को कहेंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें COH फंक्शनल ग्रुप होगा उनको कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। और यह कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है यह खुद ही अगर हम देखते हैं तो दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, एक ये और एक ये वाला ग्रुप कौन सा है, कार्बोनाइल, और ये कौन सा है, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल इनसे मिलके बना हुआ है ये वाला ग्रुप COOH, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप, तो कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए क्या किया, कार्ब इसका लिया, ऑक्सिल इसका लिया, तो इससे क्या बन गया, कार्बोक्सिल। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर्टिकुलर ध्यान रखना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, न तो कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करेंगे न वो अल्कोहल की करते हैं। ये नहीं कि इनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करेंगे क्योंकि ये CO और OH ग्रुप से बना हुआ है, ऐसा नहीं है। इनकी अपनी खुद की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कह सकते हैं आप। इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, खुद की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो रीज़न भी आपको बताएंगे कि ऐसा क्या है। तो यहाँ पर इनकी खुद की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी। ये एल्डिहाइड और कीटोन जो कार्बोनाइल कंपाउंड है और जो अल्कोहल है उनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो नहीं करता, कार्बोक्सिलिक एसिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं।
अब अगर नॉमेनक्लेचर का हम जिक्र करें, अब यहाँ पर ये तो आपको पता है ये किससे जुड़ा होगा, एच से जुड़ा हो सकता है, आर से जुड़ा हो सकता है, राइल ग्रुप से जुड़ा हो सकता है। आर से जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर यहाँ पे ए आर से जुड़ेगा, एरोमेटिक से जुड़ेगा तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर वगैरह आपको सब कुछ बता चुके हैं, इनके अंदर हम नॉमेनक्लेचर आपको पता हो एक एसिड लग जाता है लास्ट में, पूरा नॉमेनक्लेचर बता चुके हैं। अब कुछ कॉमन नेम देंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के। मान लो आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये है COH, इसको क्या बोलते हैं आपको पता है, ये ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पे इंटू 2H2 कर दो तो डाई हाइड्रेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक CH2 ग्रुप अगर हम डाल दें, एक CH2 ग्रुप इनके बीच में, तो इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड। और अगर एक और CH2 डाल दें, CH2COH, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड जहाँ किया था NBS, वहाँ भी आपको मैंने बताया था। अगर एक CH2 और डाल दें, CH2COH, इसको बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। IUPAC आपको पता ही है इनका, IUPAC तो आपको पता है, इसका IUPAC देंगे, यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो क्या क्या आ जाएगा इसका नाम, पेंथियन 1,5 डाइओइक एसिड। एक और डाल दें, CH2CH2CH2COH, ये भी आपने किया हुआ है, नाइलॉन 6,6 का एक मोनोमर था, दैट इज एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। तो कुछ पर्टिकुलर नाम इनके ध्यान रखना आप। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 3 डायरेक्टली चेन में अटैच है तो उनको हम काउंट नहीं करते हैं चेन के अंदर, वो सारे रूल मैं आपको बता चुका हूँ, उनके नॉमेनक्लेचर के लिए सब कुछ आपको बताया हुआ है। अब और भी कुछ उनके कॉमन नेम अगर हम लेके चलें, COH, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, कॉमन नेम। और IUPAC ने भी इसका बेंजोइक एसिड नेम अडॉप्ट किया हुआ, अदरवाइज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी आपको पता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। NH2COOH, 1 2 अमीनो बेंजोइक एसिड या 2 अमीनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको बोलते हैं एंथ्रानीलिक एसिड, को कॉमन नेम से ज़्यादा जाना जाता है, एंथ्रानीलिक एसिड। एंथ्रानीलिक एसिड, नीलिक एसिड COH ग्रुप नहीं होता तो इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजामीन यानी एनिलीन, तो उससे देखिए यहाँ पे आवाज़ भी आ रही है एनिलिक, एनिलीन से एनिलिक, तो एंथ्रा एनिलिक एसिड बोलते हैं इसको कॉमन नेम में। COHCH3, अब देखिए COH नहीं होता इसको टोल्यूइन बोलते, तो दिस इज टोल्यूइक एसिड, और पैरा पे लगा उसको क्या बोल देंगे, पैरा टोल्यूइक एसिड, पैरा टोल्यूइक एसिड। अगर COH यहाँ पर नहीं हो तो इसको क्या बोलेंगे, एनिसोल, इसको एनिसोल कहेंगे, बेंजीन पे CH3, और या मिथॉक्सी बेंजीन, इसका IUPAC हो जाएगा या कॉमन में, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिथाइल फिनाइल इथर भी बोल सकते हैं। और अगर ये कंप्लीट है तो इसको हम बोलते हैं, अगर इसके साथ ये आ गया एनिसोल, अगर COH ग्रुप ना हो तो बेंजीन पे CH3 हो तो एनिसोल बोलते हैं, और अगर COH साथ आ गया तो इसको बोल देंगे एनिसिक एसिड। कौन सी पोजीशन पे है, मेटा पे, तो मेटा एनिसिक एसिड।
मेटा एनिसिक एसिड, ये नाम लेते हैं। CH2COH 1,2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, या इसको फिनाइल एसिटिक एसिड कह देंगे हम कॉमन नेम में। यहाँ CH3 होता तो देश, ये क्या होता है यहाँ पर एसिटिक एसिड, एक एच रिप्लेस कर दिया फिनाइल से तो फिनाइल एसिटिक एसिड ये कह देंगे इसको। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनकी नेमिंग आपको पता ही है, डेक्रोन वगैरह और उस दौरान हमने आपको बताई थी। COH ग्रुप जो है COH बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको बोलते हैं हम थैलिक एसिड, PH साइलेंट, दिस इज थैलिक एसिड। और अगर यहाँ 2 के बजाय 3 पोजीशन पे आ जाए COH तो ये आ जाएगा आपके पास बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और उसको बोलते हैं आइसो, यहाँ आइसो लगा देंगे, आइसोथैलिक एसिड। और अगर यहाँ पे आ जाए COH पे यानी पैरा पोजीशन पे तो उसको बोलेंगे हम बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और उसको टेरिथैलिक एसिड, TERE टेरिथैलिक एसिड, जो आपने किस में पढ़ा है टेरिलोन के अंदर, डेक्रोन में पढ़ा था आपने पॉलीमर वाले चैप्टर में। तो ये इनकी नेमिंग हो जाएगी, इनके कुछ कॉमन नेम है, इनका पर्टिकुलर ध्यान रखना। अब जो हमारे पास ये ग्रुप होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, प्लेनर स्ट्रक्चर, उसकी वजह से इसमें रेजोनेंस होगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आए, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आए, क्या बन गया RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड और पॉजिटिव H। अब देखो अगर आप लेके चलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल के केस में क्या होता है हमारे पास, अल्कोहल में ये होता है हमारे पास। और अगर हम कीटोन लेकर के चलें तो कीटोन के केस में क्या होता है हमारे पास, ये होता है। और अगर एसिड लेके चलें तो एसिड में क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया और ये आ गया। अब इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं इनके अंदर अगर हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड 2 है यहाँ, और इनमें भी C डबल बॉन्ड 2 है, लेकिन C डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ यहाँ थोड़ी बड़ी होती है, इनमें बड़ी होती है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यहाँ पे जो CO डबल बॉन्ड लेंथ है। तो रीज़न इसमें रेजोनेंस की वजह से डबल के साथ साथ सिंगल के कैरेक्टर भी होते हैं, और अगर इसके डबल के साथ साथ सिंगल के कैरेक्टर होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी घट रही है, डबल के साथ साथ इसमें सिंगल के कैरेक्टर भी हैं, यहाँ पे डबल के कैरेक्टर हैं। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं यहाँ पर कि जो CO सिंगल बॉन्ड लेंथ है कार्बोक्सिलिक, इसके अंदर C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लेंथ है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये स्लाइटली लॉन्गर है नॉर्मल CO डबल बॉन्ड लेंथ के जो एल्डिहाइड कीटोन में, यानी ये जो डबल बॉन्ड की लेंथ है उससे ये वाली डबल बॉन्ड की लेंथ बड़ी है, ये वाली बड़ी है। रीज़न ये रेजोनेंस की वजह से, ये देखिए इसमें डबल के साथ साथ सिंगल के कैरेक्टर आ गए। और अगर हम इस बॉन्ड लेंथ का जिक्र करें CO वाले का, इसका ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है ये अल्कोहल में बड़ी है, और जबकि ये COH बॉन्ड लेंथ ये वाली कार्बोक्सिलिक एसिड में स्मॉल है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड के कैरेक्टर भी आ जाएंगे। तो रेजोनेंस की वजह से जो ये वाली CO सिंगल बॉन्ड है लेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड में ये स्मॉल है, और जो यहाँ पे नॉर्मल इसके अंदर यहाँ पर अल्कोहल के अंदर जो CO सिंगल बॉन्ड लेंथ है ये इससे छोटी है ये। तो अगर इसमें अगर हम कहें तो ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल बन रहा है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ कार्बोनाइल एल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ बड़ी है जबकि इनमें ये छोटी है, ये क्वेश्चन बन सकता है। या ये आ जाए कि अल्कोहल में जो CO ये वाली बॉन्ड लेंथ होती है ये बड़ी होती है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में CO बॉन्ड लेंथ स्मॉल होती है, तो इसमें सिंगल के साथ साथ डबल के कैरेक्टर भी हैं ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसलिए यह कार्बोक्सिलिक एसिड में स्मॉल हो जाएगी। और यह लार्ज क्यों हो गई, क्योंकि इसमें डबल के साथ साथ सिंगल के कैरेक्टर भी हैं ड्यू टू
रेजोनेंस। तो ये क्वेश्चन इस पे आ जाता है। दूसरा, इसमें अगर कार्बोनाइल ग्रुप को हम कंपेयर करें तो देखिए ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन में, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लें, ये यहाँ पर आ गए तो यहाँ कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कहें तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये मूव करके यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ क्या बन गया, CO नेगेटिव OH। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो इस पे क्या आ गया, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। ये कार्बोनाइल कंपाउंड के दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर ये हम देखते हैं स्ट्रक्चर दिस वन यानी थर्ड, और अगर ये देखें फिफ्थ, तो यहाँ पर कार्बन के और ऑक्सीजन के, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर इस कार्बन और दोनों ऑक्सीजन, यहाँ भी इस कार्बन और दोनों ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे फोर्थ में, तो यहाँ कार्बन की बैलेंस सेल में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर जो है दिस इज लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होगा देन द स्ट्रक्चर थर्ड एंड फिफ्थ इनकी बजाय। तो दो, अगर हम ये कहें कि दो इंपॉर्टेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म कौन सी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो वो ये आ जाएंगी थर्ड एंड फिफ्थ, ये वाली आ जाएंगी। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप का हम जिक्र करें एल्डिहाइड और कीटोन में, तो उनमें आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, ये वाला, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये आ जाएगा। अब देखिए दूसरा रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे हम ये कहें ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके आए हैं, तो ये कार्बन क्या बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ जाएंगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज कम है, और जबकि एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनाइल जो कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। या हम ये कह दें कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनाइल कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। ये भी कह सकते हैं कार्बोक्सिल कार्बन ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस पॉजिटिव। ये देखिए ये लेस पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, किसकी बजाय, जो कार्बोनाइल कार्बन है एल्डिहाइड और कीटोन में। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इसी की तरह क्या है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो प्लेनर है, और ये भी पोलर है, और ये भी पोलर। आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, इसके वजह से आपको नजर आ रहा है कि ये भी पोलर है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, सीधी सी बात यहाँ पर क्या आ गई, सीधी सी बात ये आ गई यहाँ पर कि अगर हम देखते हैं तो एल्कोहल में अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में जिस ऑक्सीजन पे H है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा खींच लेंगे, तो यानी ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू H इन एल्कोहल। एल्कोहल में OH बॉन्ड है, यहाँ भी OH बॉन्ड है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस की वजह से देख रहे हैं आप ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी इन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे ये ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू दिस। और अगर कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन का जिक्र करें तो एल्डिहाइड कीटोन में जो ये कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ जो कार्बोनाइल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसके कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा, इसको यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉन दे देगा,
तो यानी इसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ कार्बन कम इलेक्ट्रोफिलिक है, कार्बोनाइल कार्बन। और यहाँ पर ये अल्कोहल में जो हाइड्रोजन है लेस एसिडिक और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है मोर एसिडिक है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एल्डिहाइड कीटोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि इन्होंने अमोनिया डेरिवेटिव बनाए थे, अमोनिया डेरिवेटिव बनाए थे इन्होंने, जिसमें एक डीएनपी टेस्ट भी आपको बताया था। वो कार्बोनाइल कंपाउंड तो दे देंगे लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, जबकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक है कार्बोनाइल कार्बन में, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। तो डीएनपी टेस्ट जो कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है कार्बोनाइल कंपाउंड की एल्डिहाइड और कीटोन की, उनको ये देंगे लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि यहाँ जो दो ग्रुप हैं कार्बोनाइल ग्रुप और OH ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ हैं, ये तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं ये, और इसलिए ये अपनी अलग से प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इनकी प्रिपरेशन के अंदर आपने पढ़ा है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हम बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, तो इसके डेरिवेटिव कौन कौन से हैं? RCOCl, RCOOR, ये भी इसका डेरिवेटिव है। RCONH2, ये भी है। RCOOR, ये भी है। और RCN नाइट्रिल, ये भी है। अब इनको एसिड डेरिवेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते तो वापस एसिड मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 यानी प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड, प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड, प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड अमाइड, प्रिपरेशन फ्रॉम एस्टर एंड प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्रिल। इन कंपाउंड से करें तो क्या करें, इनकी हाइड्रोलाइसिस कर दें, इनकी हाइड्रोलाइसिस कर दे, उससे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इनकी हाइड्रोलाइसिस लेके चलते हैं हम। RCOCl की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो इसकी जो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसकी हाइड्रोलाइसिस आप वाटर से कर सकते हैं, सिंपली वाटर से ही ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, या इसको हाइड्रोलाइज हम कर सकते हैं बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर दें, या ये हाइड्रोलाइज किससे हो जाएगा, वाटर से ही हाइड्रोलाइज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसके लिए कहें एनहाइड्राइड के लिए, तो एनहाइड्राइड का भी यही है। एनहाइड्राइड को हाइड्रोलाइज करें तो सिंपली वाटर से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, या ये भी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज हो जाएगा डाइल्यूट अल्कली से, डाइल्यूट अल्कली से हो जाएगा हाइड्रोलाइज। इसी तरह अगर एसिड अमाइड का हम जिक्र करें, तो एसिड अमाइड जो हैं इनको अगर हाइड्रोलाइज करना हो तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट एसिड से और डाइल्यूट बेस से, दोनों से हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। तो इसको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग डाइल्यूट मिनरल एसिड H पॉजिटिव यानी कि मिनरल एसिड, H2O यानी कि डाइल्यूट, और इसको हम कर सकते हैं डाइल्यूट अल्कली से। सिमिलरली एस्टर को भी हम दोनों से हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। किस किस से हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, डाइल्यूट एसिड से भी हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, और इसको हम डाइल्यूट अल्कली से भी हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। इसी तरह RCN है, RCN को भी हम दोनों से हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। इसको या तो हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग डाइल्यूट एसिड और बाय यूजिंग डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट अल्कली, इससे कर सकते हैं।
जो एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड है इसमें एसिड की ज़रूरत नहीं है, वाटर से ही हो जाएंगे। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे अगर इसको वाटर से कर देंगे? हाइड्रोलाइज होकर क्या दे देगा आपको? हाइड्रोलाइज होकर, हाइड्रोलाइज होकर के वापस क्या दे देगा यहाँ पर? ये यहाँ पर प्रोड्यूस कर देगा RCOOH प्लस क्या निकल गया? HCl, ये निकल जाएगा। और अगर बेस से करेंगे, देखिए बेस से करेंगे बने तो एसिड का, लेकिन आपको मैंने बताया है कि अगर एसिड बने और मीडियम बेसिक हो तो उसका सॉल्ट बनेगा, पर्टिकुलर ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? RCOO नेगेटिव। अगर मान लो यहाँ पे Na लेके चल रहे हो तो Na पॉजिटिव आ जाएगा, K लेके चलोगे तो यहाँ पर K आ जाएगा, और प्लस Cl नेगेटिव, यही आ जाएगा, प्लस Cl नेगेटिव। रीजन यहाँ पे जो HCl निकलेगा ये बेसिक मीडियम है, HCl यहाँ निकलेगा बेसिक मीडियम है, तो फिर से वो क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो यहाँ पे मान लो NaOH ले रहे हैं तो एसिड बनाएगा, तो क्या आएगा आपके पास? यहाँ RCOH बनेगा, RCOH फिर बेस से रिएक्ट करेगा तो उसका क्या बनेगा? सॉल्ट। अगर HCl भी निकलता है यहाँ पे तो वही बात, वो फिर बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? फिर NaCl यानी कि सॉल्ट। तो Cl नेगेटिव दिखाएंगे यहाँ पर। अब इसी तरह इसको वाटर से करते हैं तो क्या देगा? हाइड्रोलाइज होगा तो ये दो मॉलिक्यूल किसके दे देगा आपको? दो मॉलिक्यूल यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के दे देगा। ये यहाँ से ब्रेक करें, OH इसको दे, H इसको दे, सिंपली RCOOH प्लस RCOOH। और अगर बेस की प्रेजेंस में करेंगे तो क्या मिलेगा इनका? सॉल्ट, RCO नेगेटिव प्लस RCO नेगेटिव। जो सॉल्ट मिल रहा है, जैसे यहाँ मिल गया आपको सॉल्ट, इसमें वापस डाइल्यूट HCl डाल दो तो एसिड दे देगा, इनमें आप डाल दो डाइल्यूट HCl तो एसिड दे देगा। इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस का एक का मैकेनिज्म करके देखना, सारे उसी तरह हो जाएंगे, सारे उसी तरह हो जाएंगे। यहाँ पर रिएक्शन कौन सी चल रही है? न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन चलेगा सबके अंदर, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन। अब देखिए इसके साथ करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से टूटेगा एसिड की प्रेजेंस में, तो एसिड की प्रेजेंस में क्या बनेगा? RCOH, ये बनेगा। और साथ में देखो ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, सपोज OH इसने लिया, H इसने लिया, अमोनिया बना, लेकिन मीडियम एसिडिक है। अगर अमोनिया हो और एसिडिक मीडियम HCl तो क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड यानी अमोनियम सॉल्ट आएगा। तो ये ध्यान देना, यहाँ पर NH4 पॉजिटिव लिखूंगा मैं, यहाँ पर आएगा NH4 पॉजिटिव। ये पर्टिकुलर ध्यान देना यहाँ पर कि कैसे क्या हुआ है। बना तो यहाँ पर क्या था, देखो सब में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको तोड़ते जाना, यहाँ पे OH जोड़ देना, यहाँ पे H जोड़ देना, यहाँ से तोड़ना, यहाँ पे OH जोड़ देना, यहाँ पे H जोड़ना, इसको यहाँ से तोड़ देना, यहाँ पे OH जोड़ना, यहाँ पे H जोड़ देना, इसी तरह यहाँ पे इसको तोड़ना, यहाँ पे OH जोड़ देना, यहाँ पे H जोड़ना, यही बनेंगे प्रोडक्ट। अब इस केस में था RCOH और HCl बन गया। अब बेस से करेंगे तो RCOH और HCl बनेंगे, तो ये क्या देगा आपको? बेस के साथ रिएक्ट करेगा, मान लो NaOH पड़ा हुआ तो क्या देगा? ये NaCl प्लस H2, NaCl का यानी स्पेक्ट्रेट आयन हटा दिया, Cl नेगेटिव दिखाएंगे, और यहाँ पर क्या आएगा? RCOH बेस के साथ क्या बनाएगा? RCO नेगेटिव। सेम हियर, इसमें भी यही आया। अब यहाँ भी क्या है? RCOH आ गया और ये अमोनिया बना, अमोनिया बेस है, और यहाँ पे H पॉजिटिव यानी HCl एस्पॉज, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम है और अमोनिया बेस है, तो एसिड से H पॉजिटिव लेके क्या बनाएगा? अमोनियम, तो यहाँ अमोनियम आ गया। अब इसके साथ एनायन क्या होगा? मान लो यहाँ पे Cl नेगेटिव है तो यहाँ पे Cl आ जाएगा। बेस में करेंगे तो क्या होगा? एसिड बनेगा, एसिड बेस के बेस में क्या बना देगा? अपना सॉल्ट यानी RCO नेगेटिव, और तो साथ में NH3 निकल रहा है, ये बेस है और ये भी बेस है, तो इस केस में अमोनिया ही लिबरेट हो जाएगी। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है। एसिड हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो अमोनियम, लेकिन अगर बेस से कर रहे हैं तो अमोनिया। रीजन मैंने बता दिया, इनका पर्टिकुलर ध्यान रखना बेटा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। अब इसी तरह यहाँ पर करते हैं एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? RCOH आ गया, यही आ जाएगा, और साथ में एल्कोहल आ जाएगा, RCOH प्लस एल्कोहल, इससे एल्कोहल आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर करते हैं बेस की प्रेजेंस में, तो बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? जो एसिड बनेगा वो क्या देगा? बेस, RCOO नेगेटिव, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? एल्कोहल। एल्कोहल आपको पता है बेस से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, इतने
स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं, तो ये आ जाएगा इस केस के अंदर। तो देखो इन सब में ये बन रहा है, और जहाँ भी सॉल्ट बन रहा है वहाँ डाइल्यूट HCl डाल दो वापस, तो क्या दे देगा आपको, एसिड दे देगा। इसी तरह हाइड्रोलाइसिस आप किसकी कर रहे हैं, आरसीएन की। ये भी बताया था हमने, आरसीएन की जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसके हाइड्रोलाइसिस से करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये तोड़ दो, इसका एसिड बन जाएगा, ये वाला ब्रेक करो यहाँ से, इसका एसिड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, इससे अमोनिया। अमोनिया लेकिन मीडियम कैसा है, एसिडिक, तो क्या बनेगा, ये तो दे देगा RCOOH, ये तो देगा यहाँ पर RCOH प्लस, और यहाँ पर ये यहाँ से टूटा है ना, तो ये अमोनिया देगा, अमोनिया फिर एसिडिक मीडियम है तो क्या बनाएगा, अमोनियम सॉल्ट, तो यहाँ अमोनियम आयन। अब इसके साथ एनायन कौन आएगा, जो यहाँ H पॉजिटिव के साथ होगा। बेसिक मीडियम में करेंगे तो बेसिक मीडियम में क्या देगा, ये एसिड देगा और अमोनिया देगा, तो इस केस में अमोनिया का कुछ होगा नहीं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, RCOO नेगेटिव प्लस अमोनिया, ये बन जाएगा। तो ये प्रिपरेशन है, इन सब से आपकी प्रिपरेशन बता दी है। एसिड डेरिवेटिव से कैसे होंगे, इनमें एसिड की जरूरत नहीं है, वाटर से ही हो जाता है, बाकी सब के अंदर डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट अल्कली है, इनसे हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी और एसिड दे देंगे ये। नेक्स्ट इसके अंदर हम प्रिपरेशन लेके चलते हैं, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड्स। इसके लिए भी एक ही चीज़ कहूँगा, WHD, पूरी डिटेल में कर चुके हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं आप पोटेशियम परमैंगनेट से, डाइक्रोमेट से, HNO3 से, रिएक्शन एल्डिहाइड पे नहीं एसिड पे रुकती है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आगे किस में चली जाती है, एसिड में ही जाती है, उतने कार्बन वाले में। सारा आपको डिटेल से मैं करवा चुका हूँ, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, कंप्लीट टॉपिक हम कर चुके हैं। फिर हम करते हैं अल्काइल बेंजीन से और एल्कीन से। अल्काइल बेंजीन से ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। अगर इसको ट्रीट कर देते हैं हम यहाँ पर अल्कलाइन KMnO4 से, पहले स्टेप में इससे ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो आ जाएगा इसका COO नेगेटिव, और यहाँ पर पोटासियम सॉल्ट, क्योंकि आपने बेसिक मीडियम लिया है, और फिर इसके अंदर डाल दें हम डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl डाल दो तो यहाँ से KCl निकल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर एसिड। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि पहले या इंटरमीडिएट क्या बनता है, बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड पे रिएक्शन रोकनी हो तो इटार्ड रिएक्शन वाली मैंने आपको बताई थी। अब देखिए यहाँ पर कितनी लंबी चेन हो, सारी की सारी CH में चली जाएगी, बताया था। सिर्फ कंडीशन ये कि यहाँ इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होना जरूरी होता है, और अगर यहाँ टोलुइन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, सपोज यहाँ पे NO2 ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे, इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे बेंजाइलिक हाइड्रोजन की, और इसको जल्दी से कन्वर्ट ऑक्सीडाइज कर देंगे किसके अंदर, एसिड के अंदर, तो ये आ जाएगा, जल्दी से इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे इस ऑक्सीडेशन को प्रोमोट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द बेंजीन रिंग एनहांसेस द रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजाइलिक हाइड्रोजन, सो वी कैन से पैरा नाइट्रोटोलुइन इज मच मोर इजीली ऑक्सीडाइज्ड एज कंपेयर टू टोलुइन। टोलुइन अगर ऑक्सीडाइज हो उससे जल्दी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब मान लो इस पे एक से ज़्यादा अगर ग्रुप लगे हों तो वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। सपोज आपके पास ये है CS3, अगर इनको आप ट्रीट करते तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, COH ग्रुप, उसकी जगह भी CH ग्रुप, यानी क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड, तो टेरिथैलिक एसिड आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान रहे, यहाँ एटलीस्ट इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, एक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। अगर आप ये लें सपोज, ये लें यहाँ पर, और इसके अंदर अगर आप डालते हैं अल्कलाइन KMnO4 पहले स्टेप में, और दूसरे में डालते हैं आप डाइल्यूट एसिड, तो नो रिएक्शन। एटलीस्ट एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है।
और फिर कितनी लंबी चेन हो, सपोज यहाँ पे जो CH3 लिया है इसके जो C2H5 हो तो भी COH में जाएगी, वो कितनी लंबी चेन हो। सपोज आप ये लेते हैं CS2 CS2 CS3 और इसमें अगर आप ये डालते हैं, फर्स्ट स्टेप में आपने डाल दिया KMnO4/KOH। देखो एग्जाम में केवल इतना ही अगर दे देते हैं, आगे कुछ ना दें, तो यहाँ एसिड मत बनाना, एसिड मत बनाना, सॉल्ट बनेगा क्योंकि मीडियम बेसिक है, KOH लिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा COO नेगेटिव, और क्योंकि पोटासियम है तो ये पोटासियम सॉल्ट बन जाएगा। हाँ, अगर आगे ये दिया हो कि फिर इसमें डाइल्यूट एसिड डालते हैं तब यहाँ पे बेंजोइक एसिड बनाना, नहीं तो बेंजोएट बना देना, ये ध्यान रखना। और बेंजोएट बनाते वक्त ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर कभी दे रखा हो NaOH और आप यहाँ पे लगा दो K पॉजिटिव, ये देख लेना बेस में क्या है ये, तो ये बेंजोएट आएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। अब जनरली क्या करते हैं यहाँ पे, जो एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में जनरली हम इसको कैरी आउट नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर एस्टर फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए उसकी एसिड की प्रेजेंस में ना करके जनरली हमने लिया है ना कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी काम करता है, एसिडिक मीडियम में बना देगा ये, एसिडिक मीडियम में भी बना सकता है ये, लेकिन जनरली क्या करते हैं इसको, जनरली हम कैरी आउट करते हैं बेसिक मीडियम के अंदर कैरी आउट करते हैं इसको, तो ये पर्टिकुलर इसका ध्यान रखना। अब इसी में एक और बताया था एल्कीन, एल्कीन का ऑक्सीडेशन अगर हम करें, एल्कीन के लिए भी आपको 11th में हमने बताया था, ये एल्कीन है, तो एल्कीन ऐसी हो सकती है या एल्कीन ऐसी हो सकती है, यानी कार्बन या तो बिल्कुल सब्स्टिट्यूटेड ना हो, भी जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ पे या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन होगी इसके ऊपर कार्बन पे, या कार्बन पे ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पे जब इनको हम ट्रीट करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम परमैग्नेट से, अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट से, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से जब इनको ट्रीट करते हैं, तो हमने बताया था ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जो डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा वो तो देगा आपको कीटोन, और जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा वो देगा उतने कार्बन वाला एसिड। जैसे ये है, इसका अगर ऑक्सीडेशन हम करें पोटेशियम डाइक्रोमेट से एसिडिफाइड K2Cr2O7H2SO4, तो इसका ऑक्सीडेशन करें तो यहाँ से टूटेगा, ये इतने ही कार्बन वाला एसिड देगा यानी कि RCOOH, और ये क्या दे देगा इस तरफ, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो ये कीटोन दे देगा ये, और अगर दोनों तरफ ये है, मान लो RCH डबल बॉन्ड HR डैश, तो यहाँ से टूटेगा, एक एसिड इससे आ जाएगा RCOH, एक इससे आ जाएगा R डैश COH से, इससे एसिड आ जाएगा, और अगर यहाँ HH हो तो फॉर्मिक एसिड आएगा, और फॉर्मिक एसिड मैंने बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, H2 और CO2 दे देगा। तो ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ पहले। और देखिए अब बनाते हैं इनको फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX से। तो RMGX की रिएक्शन हमने बताई थी कि अगर इसको हम ट्रीट कर देते हैं CO2 के साथ, CO2 के साथ, तो एसिड मिलता है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ये भी मैं कहूँगा WHD रिएक्शन निकाल लेना, जहाँ पे ग्रिग्नार्ड की करवाई थी मैंने वहाँ पे करवा चुका हूँ ये, तो ये भी करवा चुका हूँ, तो ये ऑलरेडी आपका हो चुका है। इससे हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों बना सकते हैं, दोनों बन जाएंगे इससे, तो ये वाला मेथड भी हम कर चुके हैं। और इसमें अगर लेके चले, कल आपने हेलोफॉर्म रिएक्शन की थी, हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको ध्यान हो, जैसे आपने ये लिया था RCOCS3 प्लस X2 प्लस NaOH, और इन्होंने क्या दिया था, ये यहाँ से टूटा, इसने क्या दिया हेलोफॉर्म, और इसने क्या दिया था इतने कार्बन वाला एसिड, लेकिन बेसिक मीडियम था तो इसका क्या मिल गया था, सॉल्ट, ये मिला था। बाकी यहाँ पे NaX और वाटर वो आप निकाल लेना, तो ये जो मिल जाएगा आपको, इसकी फिर क्या कर दें, इसमें डाइल्यूट एसिड डाल दो, तो इससे भी क्या मिल जाएगा आपको, RCOH मिल जाएगा। ये मेथड भी मैंने बताया था आपको। तो मिथाइल कीटोन से भी बना सकते हैं, मिथाइल कीटोन से, या फिर इससे नीचे अल्कोहल हो तो उनसे भी इसी तरह बन जाएगा, यानी ये वाली चीज़ हो आपके पास RCOHHCS3, इनकी भी रिएक्शन इससे कराएं तो बन जाएगा। वही चीज़ ये पहले क्या बनाएंगे, पहले ये बनाएंगे ऑक्सीडाइज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो NaOH है सोडियम
हाइपोल आई थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको इसमें भेज देगा और फिर ये रिएक्शन दिखा ये बनाएंगे, उसमें डाइल्यूट एसिड डाल दो तो ये मिल जाएगा। ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं रिएक्शन आपकी, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मिनट पे प्रिपरेशन गौर देखिए। फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड, फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उससे बनाते हैं, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम कोई स्टेबल सोडियम एल्कोक्साइड को हीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अंडर प्रेशर, इसको हीट करते हैं, ये हीट किया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर, तो यह हमें क्या देगी, इट गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ध्यान रहे यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड में जितने कार्बन से उससे एक कार्बन बढ़ के मिल गया है, उससे एक कार्बन बढ़ के मिल गया, और ये मिल गया। अब इसकी क्या कर दें हम, एसिडिफिकेशन, डाइल्यूट एसिड डाल दें, डाइल्यूट HCl डाल दें, तो क्या मिल जाएगा, RCOOH, इससे बना सकते हैं। When a stable sodium alkoxide is heated with carbon monoxide under pressure, it gives sodium salt of carboxylic acid, which upon hydrolysis with dilute acid gives कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे भी बना सकते हैं, ये भी आ जाएगा। अब देखो आपके पास RX हो, उसकी रिएक्शन एल्कोहलिक केसियन से करो, एल्कोहलिक केसियन से, तो यहाँ क्या आ जाएगा RCN, और RCN के फिर हाइड्रोलाइसिस कर दो डाइल्यूट एसिड से। अगर कंसनट्रेट से करेंगे तो RCONH2 मिलेगा, एसिडमाइड बताया था, डाइल्यूट से कर दो तो क्या दे देगा ये आपको, RCOOH, RCOH। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन इंक्रीज हो गया, इसमें जो कार्बन थे उससे एक इंक्रीज हो गया है। यहाँ भी अगर आपके पास ROH है या मैं कहूँ RX है, तो X के अंदर आप रिप्लेस कर दो, एक्वस KOH डाल दो, तो क्या आ जाएगा ROH। इसकी सोडियम से रिएक्शन कराइए, क्या आ जाएगा ये, और फिर इससे रिएक्शन करवाइए, क्या आ जाएगा ये, हाइड्रो इसकी एसिडिफिकेशन करिए, क्या मिल जाएगा एसिड। तो यहाँ भी RX से अगर चल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो एक कार्बन इससे भी बढ़ रहा है, इससे बढ़ रहा है। RMgX से आप बना रहे हैं, RMgX से बना रहे हैं तो उसमें भी रिएक्शन CO2 से करा रहे हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, RMgX किससे बना है, RX से। RX की आपने मैग्नीशियम से रिएक्शन कराई ड्राइथर में, तो RMgX बना है। अब RMgX की रिएक्शन जब आप CO2 से कराएंगे तो यहाँ भी जो आपके पास एसिड मिलेगा, इसकी रिएक्शन इससे कैरी आउट कराएंगे, तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको लास्ट में हाइड्रोलाइसिस के बाद, RCOOH मिलेगा। तो यहाँ भी देखिए RX से चले थे, RX में जितने कार्बन उससे एक कार्बन ज़्यादा का एसिड मिल गया। यहाँ भी RX से चले थे, एल्कोहलिक केसियन से आपने इसको ट्रीट कराया, एल्कोहलिक केसियन से ट्रीट कराया, तो यहाँ ये आ गया, इसकी हाइड्रोलाइसिस की आपने डाइल्यूट एसिड से, तो ये आ गया। तो यहाँ भी देखिए RX में जितने कार्बन थे उससे एक कार्बन बढ़ के मिल गया, यहाँ भी एक कार्बन बढ़ के मिल गया, और यहाँ भी देखिए RX से आपने एक्वस KH डाला, एल्कोहल मिल गया, एल्कोहल में सोडियम डाला, तो आपको ये मिल जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से अंडर प्रेशर इसको हीट किया और फिर एसिडिफिकेशन की, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यहाँ भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है देखिए यहाँ से चलें तो एक कार्बन बढ़ के मिल गया। तो इन तीनों में देखिए एक एक कार्बन बढ़ के मिल रहा है, ये ध्यान रखिए, ये कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। लास्ट लेते हैं कोच रिएक्शन। एक रिएक्शन आपने पढ़ी थी गेटरमैन कोच रिएक्शन, एक आपने गेटरमैन पढ़ी थी, और एक आप पढ़ रहे हैं कोच रिएक्शन। गेटरमैन पढ़ चुके हैं, गेटरमैन कोच पढ़ चुके हैं, और ये कोच रिएक्शन है, तब कोच रिएक्शन लेकर के चल रहे हैं। इनफैक्ट कोच रिएक्शन क्या होती है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्किन और ओलेफिन, उसको कहते हैं हम एसिड कैटेलाइज्ड एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन,
ऑफ ओलेफिन्स, ओलेफिन्स आपको पता ही है, एल्किन को बोलते हैं, ओलेफिन्स इज कॉल्ड या इज नोन एज कोच रिएक्शन, इसको हम कहते हैं कोच रिएक्शन। तो व्हाट इज कोच रिएक्शन? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन ऑफ ओलेफिन्स इज कॉल्ड कोच रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इससे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम एल्किन को ट्रीट करें, हीट करें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एंड स्टीम अंडर प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज मिनरल एसिड लाइक फॉस्फोरिक एसिड, जैसे ये आपके पास है एल्कीन, एल्किन को ट्रीट किससे करना है? एल्किन को ट्रीट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम के साथ, H2O, दिस इज स्टीम, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट सच एज मिनरल एसिड H पॉजिटिव, यहाँ पे मैं H3PO4 ये दिखा दे, इसकी प्रेजेंस में, और कितने पे हीट करना है? 5732 to 673 केल्विन पे, अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पर आपको CS3 CH2COOH ये मिल जाएगा एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ भी देखिए इसके अंदर जितने कार्बन थे, कार्बन यहाँ से एल्किन में जो थे ये बढ़ रहे हैं, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं यहाँ पर कोच रिएक्शन। एसिड कैटालाइज्ड है और हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन है किसका? ओलेफिन्स का। तो जब एल्किन को हीट किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम के साथ अंडर प्रेशर एट दिस टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज फॉस्फोरिक एसिड, तो उस केस में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्किन दैट इज ओलेफिन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं कोच रिएक्शन। अब इसी तरह अगर ये लें CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यही CO प्लस H2O स्टीम, यही कंडीशन इन्हीं की प्रेजेंस में अंडर प्रेशर और H3PO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ बनेगा CH3CH3COOH दैट इज आइसोब्यूटारिक एसिड, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ COH लगा है, यहाँ क्यों लगा है? इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं, फिर देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में अगर मैं यही लेकर के चलता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड लिया हुआ है ना, एसिड की प्रेजेंस में क्या बनेगा? यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, दो कंडीशन है, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, क्योंकि इस केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गए तो इसका अटैक यहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गए तो यहाँ H पॉजिटिव का अटैक होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, वो बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, और ये बना है सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आपको पता है यही बनेगा। अब यहाँ पर आपके पास है CO, CO ये ले लूँ मैं, दिस इज CO। टोटल कार्बन अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही होते हैं ये। अब यहाँ पे कार्बन पे लोन पेयर है, ये यहाँ अटैक कर देंगे, इस पे अटैक कर देंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा इससे, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये CH3 यहाँ पर, और ये CH, और ये यहाँ पर CH3, और अटैक इस पे हुआ तो देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये चार्ज्ड है, और न्यूक्लियोफाइल जो है ये न्यूट्रल है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल पे चला जाएगा, यही कहेंगे सिंपली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस कार्बन पे? पॉजिटिव चार्ज, एम राइट। और अब वाटर स्टीम आपने ली है, ये अब यहाँ फिर न्यूक्लियोफाइल का काम कर जाएगा, ये फिर से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये इस पे अटैक कर देगा।
इस पे अटैक करेगा, क्या बन गया CH3 CH3 CH और ये C डबल बॉन्ड O एज इट इज दिस वन, और ये यहाँ पर क्या आ गया इसके पास O और इसके पास क्या आ गया H और इस ऑप्शन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये फिर क्या निकाल देगा H पॉजिटिव शुरू में लिया था ना, कैटलिस्ट है, ये निकल गया H पॉजिटिव, यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे ये निकल जाएगा H पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए। तो यहाँ पर क्या बन गया देखिए CH3 CH CH3 एंड C के इस साइड OH और इस साइड डबल बॉन्ड O, यही आ गया CH3 CH3 CH COH, और यही हमने यहाँ पर बताया था आपको, ये आया था आपके पास CH3 CH3 CH COH, यही आ गया CH3 CH3 CH COH, CH3 ट्वाइस CH COH, आइसोब्यूटायरिक एसिड, कॉमन नेम ब्यूटायरिक एसिड। अब ध्यान रहेगा आपको, मैकेनिज्म हमने बता दिया कि यहाँ पर क्यों आया है, और इस केस में तो इस पे जोड़ो या इस पे जोड़ो कहीं भी आ जाएगा, लेकिन इस केस पे इसी पे क्यों बना, ये था ना कन्फ्यूज़न कि यहाँ पे COH क्यों नहीं लगा। कन्फ्यूज़न ये था कि इस केस में ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बना CH3 CH2 CH2 COOH, यह प्रोडक्ट क्यों नहीं बना इस केस में, इस केस में ये क्यों नहीं बना, इसमें ये क्यों बना है। तो मैकेनिज्म से क्लियर हो गया ना, कार्बोकैटायन बनता है तो स्टेबल बनाना पड़ेगा, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल है, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम मूव करते और यहाँ H पॉजिटिव अटैक करता तो कार्बोकैटायन ये बनता, और ये वाला जो कार्बोकैटायन है अगर ये बनता कार्बोकैटायन तो ये तो प्राइमरी बन रहा है, और आपको पता है प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होते बल्कि सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो इसलिए ये बना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।